नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन आर्मी को लेकर, जहां पर हमारी इंडियन आर्मी की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं उनको और भी बेहतर बनाते हुए हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा डिफेंस प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अब जो BDL है वो हमारी आर्मी को कॉन्कर्स M जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये प्रोक्योर करके देगी। तो दोस्तों ये कॉन्कर्स M मिसाइल है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो वैसे तो एक रशियन कंपनी के द्वारा की जाती है, लेकिन हमारी इंडियन आर्मी के लिए BDL ने इसका लाइसेंस उस रशियन कंपनी से लिया हुआ है और इनफैक्ट उस लाइसेंस के थ्रू BDL इन मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करके इनको यहाँ से दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकती है। और अब प्रायोरिटी बेसिस पर हमारी जो इंडियन आर्मी है उनके लिए जो मिसाइल्स हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी वैल्यू 3,131.82 करोड़ रुपीस की है और अगले 3 सालों के अंदर अंदर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये हमारी इंडियन आर्मी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता वेस्ट बंगाल से, जहां पर दोस्तों न्यू टाउन कोलकाता जिसको कोलकाता की एज ए सैटेलाइट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, इसके और भी डेवलपमेंट के लिए द हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जिसको हिडको भी कहा जाता है, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि न्यू टाउन कोलकाता में एक वर्टिकल सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा एंड इसकी प्लानिंग के लिए जल्दी ही एक एजेंसी को हायर किया जाना है। दोस्तों जो न्यू टाउन कोलकाता है वो हमारे देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सैटेलाइट सिटी है एंड इसके और डेवलपमेंट के लिए जो वर्टिकल सिटी प्रोजेक्ट है यहाँ पर बनकर तैयार होगा, जो कि एक तरह की स्ट्रक्चर्ड बिल्डिंग होगी एंड इसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल, फिनटेक एंड कुछ और तरह के जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको यहाँ पर कैटर किया जाएगा। एज सच इसकी लेंथ और हाइट के बारे में जो डिटेल्स हैं वो अभी सामने नहीं रखी गई हैं, क्योंकि अभी इसकी जो DPR है वो बनकर तैयार हुई नहीं है और जल्दी ही हिडको इसकी प्लानिंग के लिए एक एजेंसी को हायर करेगी और एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है तो उसके अगले 2 सालों के अंदर अंदर ये जो वर्टिकल सिटी प्रोजेक्ट है ये न्यू टाउन कोलकाता में बनकर तैयार हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस को इंक्रीज करते हुए BMC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो मुंबई में डिवाइडर्स, साइडवॉक्स, वॉल्स, फुटपाथ इन सब चीज़ों को पेंट करने वाले हैं एंड इसके लिए जो वर्क्स है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों जो BMC है उनके द्वारा एक मिशन बनाया गया है कि वो मुंबई में 100% पेडिस्ट्रियन फ्रेंडली रोड्स को बनाएंगे एंड इसी रीजन के चलते मुंबई में डिवाइडर्स, साइडवॉक्स, फॉल्स, फुटपाथ इन सब चीज़ों को पेंट किया जाना है एंड इसके साथ साथ में प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, न्यू डिवाइडर्स, क्लीनिंग एंड रीपेंटिंग ऑफ सेंट्रल डिवाइडर्स, ट्रांसपोर्ट आइलैंड्स का ब्यूटिफिकेशन, इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इसका काम स्टार्ट हो चुका है, तो इसके अंतर्गत सेनापति बापत मार्ग जो कि मुंबई के लोअर परेल एरिया में है, यहाँ पर जो रिवैम्पिंग का काम है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है एंड इस स्ट्रेच को ओपन भी कर दिया गया है और अब इसी तरह की और भी जो पेंटेड स्ट्रेच है वो मुंबई के अलग अलग एरियाज में आपको देखने को मिलेंगी। अगली दोस्त एक सिमिलर सी अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे जो कि जल्दी ही खुलने वाला है, यहाँ पर सेफ्टी को बनाए रखने एंड साथ साथ में यहाँ पर एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे के लिए मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा और कहा ऐसा जा रहा है कि जो सिस्टम होगा ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर जो एक्सीडेंट्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। दोस्तों मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे एक बार बनने के बाद में महाराष्ट्र स्टेट का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होगा एंड क्योंकि ये एक फुली एक्सेस कंट्रोल होगा जहां पर काफ़ी हाई स्पीड से गाड़ियां दौड़ पाएंगी, तो यहाँ पर एक सेफ्टी काफ़ी बड़ा मेजर बन जाता है और इसी के चलते ये जो इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे पर यूज़ किया जाएगा, जिसके कुछ फीचर्स की बारे में बात करूँ तो व्हीकल डिटेक्शन, ट्रैफिक वायलेशन कंट्रोल एंड सर्विलांस, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, विजुअल मैसेजिंग सर्विस, ड्रोन बेस्ड सर्विलांस, लेन कंट्रोल सिस्टम, टनल मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो इस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। और क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, तो इसी के चलते जो साउथ कोरियन गवर्नमेंट है वो इसको एज अ लोन भारत को प्रोवाइड करेगी और 2 सालों तक एक साउथ कोरियन कंपनी है इसको इंडिया में ऑपरेट करेगी, जिसके बाद में ये MSRDC को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और क्रिकेट स्टेडियम को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में लॉन्ग पेंडिंग एंड मच अवेटेड जयपुर क्रिकेट स्टेडियम इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है अब वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि राजस्थान स्टेट के चीफ मिनिस्टर एंड BCCI के प्रेसिडेंट के द्वारा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले कर दिया गया है। तो दोस्तों जो जयपुर क्रिकेट स्टेडियम है ये बहुत पहले ही बनकर तैयार हो जाता, लेकिन कुछ पार्टीज एंड एसोसिएशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के चलते इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी लंबे समय स्टार्ट हो ही नहीं पाया है और अब इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो अब स्टार्ट होता देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके फीचर्स की तो ये जो क्रिकेट स्टेडियम होगा ये दिल्ली जयपुर बाईपास के पास में बनकर तैयार होगा, जिसकी कैपेसिटी 75,000 स्पेक्टेटर्स की होगी
और ये इसको वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बना देती है। 280 से 300 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो स्टेडियम है ये अगले 3 सालों के अंदर अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा प्लान राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है और ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इसलिए होगा क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है एंड मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये दोनों इससे बड़े होंगे। और साथ साथ राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ये भी कहा गया है कि उदयपुर एंड जोधपुर यहाँ पर भी एक क्रिकेट स्टेडियम को सेटअप किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन टेलीकॉम जायंट भारती एयरटेल को लेकर, जहाँ पर दोस्तों इंडिया में इनका जो बिजनेस है, स्पेसिफिकली जो सब्सिडी बिजनेस भी हैं, उनको इंक्रीज करते हुए एयरटेल के द्वारा 1.17 लाख करोड़ रुपीस का एक प्लान बनाया गया है जो कि अगले 4 सालों के अंदर अंदर उनके द्वारा इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। और दोस्तों ये पूरा का पूरा एक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान है। दोस्तों अगर आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपको पता होगा कि कैपेक्स एक इस तरह की इन्वेस्टमेंट होती है जो कंपनी उनकी फिजिकल एसेट्स को इंक्रीज करने, अपग्रेड करने एंड साथ साथ में न्यू कंपनीज को एक्वायर करने के लिए करती है एंड इसका जो रिटर्न है वो ओवर द टाइम काफ़ी ईयर्स तक मिलता रहता है। और ये जो प्लान है ये एयरटेल के द्वारा स्पेसिफिकली उनके लिए इंडस टावर्स, नेक्स्ट्रा, भारती हेक्साकॉम, ये जो उनकी सब्सिडरी हैं इनके लिए बनाया गया है। और ओवरऑल इसमें से 88,000 करोड़ रुपीस एयरटेल एंड इंडस टावर्स के लिए, 15,000 करोड़ रुपीस नेक्स्ट्रा के लिए, 14,000 करोड़ रुपीस भारती हेक्साकॉम के लिए एंड जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट होगी वो 5G डेवलपमेंट पर एयरटेल के द्वारा की जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई को एक कार्बन फ्री सिटी बनाने के लिए मुंबई का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है उस पर काम स्टार्ट हो चुका है और अब जल्दी ही आपको न्यू मेजर्स मुंबई में देखने को मिलेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि मुंबई में कई सारी सिटीज़ को नेट जीरो कार्बन मिशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए एंड इसके लिए मुंबई की अलग अलग सिटीज़ में जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया जा रहा है। और अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया भी था कि नासिक के लिए भी इसी तरह का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है वो लॉन्च किया गया है। और वहीं बात करें मुंबई की, तो मुंबई के लिए जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है ये पिछले साल ही लॉन्च कर दिया गया था और पिछले साल से अभी तक इस पर कोई खास काम स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि एज ऑफ नाउ इसकी जो प्लानिंग थी उसी पर काम किया जा रहा है। और अब इस बार जो बीएमसी है उन्होंने 1 करोड़ रुपीस का बजट भी इसके लिए एलोकेट कर दिया है, जिसके अंतर्गत क्लाइमेट, एयर पोल्यूशन रिस्क, ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्री, नेचुरल ग्रीन कवर, इन सब चीज़ों पर काम किया जाएगा। और जो पूरा का पूरा प्लान है ये अभी इसी मंथ फरवरी में बनकर तैयार हो जाएगा। एज ऑफ नाउ इस क्लाइमेट एक्शन प्लान के अंतर्गत 5 लोकेशंस पर एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया गया है और 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में एयर क्वालिटी सिस्टम की चेकिंग के लिए 128 सेंसर बेस्ड सिस्टम को इंस्टॉल किया जाना है। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे मेजर्स इसके अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। अगर मैं आपको उनके बारे में बताने लगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो सकती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोची मेट्रो रेल को लेकर, जहां पर दोस्तों कोची मेट्रो रेल लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि कोची मेट्रो के फेज 1A जो कि एक्सटेंशन लाइन है इसका 90% से ज़्यादा काम अब कंप्लीट हो चुका है और अगले 1 वीक के अंदर अंदर इस न्यू एक्सटेंशन लाइन पर जो ट्रायल्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। दोस्तों जो फेज 1A लाइन है ये एक 1.8 किलोमीटर लंबी लाइन है जो कि पैटा से एसएन जंक्शन के बीच में बनकर तैयार हो रही है एंड इसमें ऑलमोस्ट एक स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया गया है और ट्रैक लेइंग, फर्निशिंग वर्क, ये सब जो काम है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और यही मेन रीज़न है कि अगले 1 वीक के अंदर अंदर यहाँ पर जो ट्रायल रन्स है वो स्टार्ट होंगे एंड 710.93 करोड़ रुपये स्पेंड करके ये जो एक्सटेंशन लाइन है ये इसी साल अप्रैल तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट के न्यू सोलर प्लांट को लेकर, जहां पर दोस्तों एनटीपीसी का जो रेन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है उसको इंक्रीज करते हुए एनटीपीसी के द्वारा राजस्थान स्टेट में एक न्यू सोलर प्लांट ऑपरेशनल कर दिया गया है जो कि राजस्थान के जैसलमेर में जो फतेहगढ़ सोलर पीवी प्रोजेक्ट है वहां पर बनकर तैयार हुआ है। दोस्तों जो फतेहगढ़ सोलर पीवी प्रोजेक्ट है ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत टोटल 296 मेगावाट की जो सोलर कैपेसिटी है उसको इंस्टॉल किया जाना है। और क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो ये जो सोलर प्लांट होगा इसको कई सारे पार्ट्स में डिवाइड करके ऑपरेशनल किया जाना है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेशनल कर दिया गया था। पार्ट 2 जो कि अब एनटीपीसी के द्वारा ऑपरेशनल किया गया है इसकी कैपेसिटी 74.88 मेगावाट की है, जिसके चलते आने वाले समय में एनटीपीसी की जो राजस्थान स्टेट में एनर्जी पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा। और ओवरऑल एज ऑफ नाउ एनटीपीसी की जो कमर्शियल कैपेसिटी है वो 54,377.3 मेगावाट और एनटीपीसी ग्रुप की जो कमर्शियल कैपेसिटी है वो 67,832.3 मेगावाट पर स्टैंड करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।